सन 1884 से 18वीं सदी का उत्तरार्ध। स्थान भानगढ़ रियासत अरावली की छाया में बसा एक वैभवशाली लेकिन संकटग्रस्त राज्य। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राजस्थान के कई इलाकों में अपनी पकड़ बना चुकी थी। किले, राजमहल और खजानों की लूट का सिलसिला शुरू हो चुका था। इसी दौरान भानगढ़ के शासक महाराज वीरभान सिंह को एक ब्रिटिश फरमान भेजा गया। फरमान साफ था, यदि रियासत ने सहयोग न किया तो बलपूर्वक अधिग्रहण होगा। वीरभान सिंह को अंदेशा हो गया था कि उनका साम्राज्य अब अधिक समय तक नहीं टिकेगा, परंतु वह केवल हथियारों से हार मानने वाला राजा नहीं था। योजना बनी खजाना छुपाने की। राजा ने अपने सबसे विश्वासपात्र राजपुरोहित और राजवैज्ञानिक के साथ मिलकर एक निर्णय लिया। करसान को फिर से जीवित किया जाए। करसान कोई आम गांव नहीं था। ये एक प्राचीन भूमिगत बस्ती थी जो पहाड़ों के भीतर बनाई गई थी, जहां न सूरज की किरणें पहुंचती थीं न बाहरी दुनिया की चाल। यह स्थान पहले ही स्थानीय जनमानस में काला गांव कहकर कुख्यात था। कहा जाता था कि यहाँ जमीन के नीचे अद्भुत चुंबकीय क्षेत्र, हाई मैग्नेटिक फील्ड है जो इंसानी चेतना को भ्रमित कर देता है। दिशाएं गलत दिखती, समय धीमा या तेज चलता, लोगों को आवाजें सुनाई देती जो होती नहीं थी। राजवैज्ञानिक ने बताया, महाराज, यह क्षेत्र एक जियोमैग्नेटिक डिसोनर्डर जोन है। यदि यहां कोई प्रवेश करता है तो लौट नहीं पाता, क्योंकि जगह खुद को बार बार दोहराती है। खजाना छिपाने का कार्य शुरू हुआ। राजा ने चुपचाप अपने खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा, सोना, चांदी, हीरे, राजकीय मोहरें और पांडुलिपियां करसान के भूमिगत चेंबर में भेज दिए। राजपुरोहित ने उस स्थान पर तांत्रिक विधि से एक शाप स्थापित किया, जो लोभ से आया वह कभी लौटेगा नहीं, और जो सत्य से आया उसे सत्य ही निकलेगा। उस शाप का चिन्ह एक विशेष लिपि में दीवारों पर अंकित किया गया, जिसे सिर्फ वही पढ़ सकता था जिसके रक्त में भानगढ़ का रक्त हो। करसान को चारों दिशाओं से बंद कर दिया गया और सिर्फ एक प्रवेश यंत्र बनाया गया, जो एक खास ध्वनि या चिन्ह के सक्रिय होने पर ही द्वार खोलता था। यह यंत्र अब कहां है कोई नहीं जानता। कुछ सालों बाद अंग्रेज आए, भानगढ़ गिरा, लेकिन करसान कभी नहीं मिला। स्थानीय लोग अब भी कहते थे, कभी कभी पहाड़ों से गाड़ियों की आवाज आती है, कभी कोई बच्चा भागता दिखता है, और फिर सब गायब हो जाता है। लेकिन अब वे सभी उस जगह के भीतर हैं जहां सिर्फ इतिहास नहीं छुपा, बल्कि एक सचमुच जाग चुका शाप छुपा है। भूकंप जैसे झटकों के बीच धीरी का पैर किनारे से फिसलता है। नीचे आग जैसी चमक, गहरी खाई का अंधेरा, उसकी उंगलियां पत्थर के किनारे को कसकर पकड़े हैं, लेकिन पकड़ ढीली पड़ रही है। अचानक धुएं और धूल के बीच एक साया उभरता है। चेहरे पर काला, आधा धातु का नकाब, आंखें जैसे चमकते अंगारे। बिना कोई आवाज किए वो साया आगे झुककर एक हाथ से धीरी की कलाई पकड़ लेता है और अद्भुत ताकत से उसे ऊपर खींच लेता है। धीरी घबराहट और थकान से बेहोश हो जाती है। नकाबपोश धीरे से उसे एक सुरक्षित किनारे पर लिटाता है, उसके माथे पर पल भर के लिए ठंडा हाथ रखता है, और फिर अंधेरे में गायब हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। दूसरी तरफ मलबे में टीम बिखरी पड़ी है। आयशा लोहे की नुकीली चीज पर गिरी थी। उसकी पीठ और बाजू से खून बह रहा था। मुझसे चला नहीं जा रहा। उसकी सांसें तेज और टूटी हुई थीं। कैमरों की हालत भी बदतर थी। लेंस चटक चुके थे, बैटरियां डेंट पड़ी हुई और सारे SD कार्ड्स पानी में भीगकर बेकार हो चुके थे। जुबिन एक कोने में पड़ा हाँफ रहा था। हम कहां आ गए हैं? यह तो कोई ट्रैप जैसा लग रहा है। डॉक्टर राघव आयशा की चोट पर दबाव डालते हुए कुणाल को देखता है, जिसके कंधे से लगातार खून रिस रहा है। मीनल कांपते हाथों से फर्स्ट एड बैग में से पट्टियां निकालती है, लेकिन हर किसी की चोट ऐसी थी कि बस अस्थायी इलाज ही हो सकता था। गोमाराम हांफते हुए बोलता है, साहब, बाहर का रास्ता सब दब चुका है। राघव टॉर्च की रोशनी से टूटी हुई सुरंग के मुहाने को देखता है। चट्टानों का ढेर, मिट्टी, और कोई हलचल नहीं। राघव की आवाज भारी हो जाती है, हमारे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है, अंदर जाना। जो भी इस जगह में छिपा है
वहीं हमारी मदद भी हो सकती है। टीम एक दूसरे की आंखों में देखती है। बाहर की उम्मीद खत्म और अंदर की डरावनी खामोशी उनका इंतजार कर रही है। धीरी का शरीर आधा मलबे पर आधा हवा में लटका था। सांसें धीमी पड़ चुकी थीं। अचानक उसके कानों में कहीं पास से धातु घिसटने की खराश भरी आवाज आई, जैसे किसी ने भारी जंजीर को पत्थर पर खींचा हो। एक और आवाज, गहरी अनियमित सांसों की। उसकी नाक में मिट्टी, जंग और पुराने धुएं की मिली-जुली गंध भर गई। फिर उसके माथे पर एक ठंडी हथेली आकर ठहर गई। उस ठंड में अजीब सी सुकून देने वाली सरसराहट थी। धीरी का मन किसी गहरे अंधेरे में डूबता चला गया और होश से पहले उसकी आखिरी याद वही थी, वो ठंडी छुअन। धीरी की आंखें खुलीं तो वह एक संकरी सुरंग में पड़ी थी। उसके चेहरे पर नकाब पोश के छूने की ठंडक अब भी महसूस हो रही थी। उसकी हथेली में एक पुरानी तांबे की चाबी दबी थी। उस पर उकेरा करसाण का प्रतीक अब भी गर्म था, मानो अभी अभी किसी आग से निकाला गया हो। सुरंग की दीवारों से टपकता पानी और धुंधली रोशनी में वह उस रहस्यमयी आकृति को ढूंढने लगी जिसने उसे बचाया था। पर अब वहां कोई नहीं था सिवाय एक खौफनाक खामोशी के। वहीं कुछ दूर टीम उस विशाल हॉल में फंसी हुई थी जहां दीवारों से खून टपक रहा था। जुबिन के कंधे से बहते खून ने उसकी शर्ट को लाल कर दिया था, पर हैरानी की बात यह थी कि उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था। यह क्या मजाक है? वह कांपते हुए बोला। खून बह रहा है पर चोट नहीं है। आयशा ने दीवार पर उभरते उन अजीब निशानों को देखा जो खुद ब खुद बन रहे थे। वही प्राचीन लिपि जिसे भानगढ़ के राजपुरोहित ने शाप के रूप में इस्तेमाल किया था। उसने अपनी उंगली से एक निशान छुआ तो पूरी दीवार पर करंट सी दौड़ गई। गोमाराम अचानक चिल्लाया, ये असली नहीं है, ये सिर्फ यादें हैं उन लोगों की जो यहां फंस गए। राघव ने तुरंत समझ लिया, यह जगह अपने अंदर समाये लोगों की यादों को चुंबकीय क्षेत्र में संजोकर रखती थी। मीनल ने अपनी पानी की बोतल से दीवार पर पानी छिड़का तो अजीब बात हुई। खून के निशान धुंधले पड़ने लगे, मानो पानी ने किसी जादू को तोड़ दिया हो। हमें यहां से निकलना होगा, राघव ने कहा, पर पहले धीरी को ढूंढना होगा। उधर धीरी ने सुरंग के अंधेरे में आगे बढ़ने का फैसला किया। चाबी उसकी मुट्ठी में गर्म हो रही थी, मानो उसे किसी दिशा में खींच रही हो। तभी उसे दूर से टीम की आवाजें सुनाई दीं, पर वे आवाजें कुछ अजीब थीं, लगभग विकृत, मानो किसी टूटे रेडियो से निकल रही हों। उसने तेज कदम बढ़ाए, पर हर कदम के साथ सुरंग और अधिक टेढ़ी होती जा रही थी। दीवारें सिकुड़ रही थीं। हॉल की उस भयावह खामोशी को पीछे छोड़ते हुए टीम ने एक संकरी सुरंग में प्रवेश किया। राघव के टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर उकेरे गए उन अजीब चिन्हों ने फिर से सबका ध्यान खींचा। वही प्राचीन लिपि जो शाप के बारे में कुछ बताना चाहती थी। यह रास्ता कहां जा रहा है? आयशा ने अपनी पीठ पर लगी चोट को दबाते हुए पूछा। उसकी आवाज में दर्द और थकान साफ झलक रही थी। गोमाराम ने अपनी उंगली से दीवार पर बने एक विशेष चिन्ह को छुआ। हम करसाण के मुख्य गांव के दरवाजे के पास हैं, पर वो बिना चाबी के नहीं खुलेगा। चाबी? जुबिन ने अपने रिकॉर्डर को बेकार होते देखकर उसे जमीन पर पटक दिया। हमारे पास तो कोई चाबी नहीं है। कुणाल ने अपने टूटे हाथ को सहलाते हुए कहा, हमें उस दरवाजे तक तो पहुंचना चाहिए, शायद वहां कोई और रास्ता मिल जाए। थोड़ी दूर चलने पर सुरंग अचानक चौड़ी हो गई और उनके सामने एक विशाल धातु का दरवाजा आया। उस पर 5 खांचे बने थे और बीच में करसाण का वही रहस्यमय प्रतीक। राघव ने दरवाजे को ध्यान से देखा। इसे खोलने के लिए चाबी चाहिए, पर हमारे पास तो। तभी मीनल ने दरवाजे के नीचे की ओर इशारा किया। देखो, यहां कुछ लिखा है। सभी ने झुककर देखा। धूल से ढके पत्थर पर खुरदुरे अक्षरों में लिखा था, जिसके पास अतीत का सच है वही भविष्य का द्वार खोलेगा। गोमाराम ने धीरे से कहा, इसका मतलब हमें वो चाबी कहीं और मिलेगी। जुबिन ने अपना सिर पकड़ लिया। तो अब हम क्या करें? यहां तो कोई। उसकी बात पूरी होने से पहले ही दरवाजे के पीछे से एक धीमी सी खनखनाहट सुनाई दी, जैसे कोई धातु की वस्तु पत्थरों से टकरा रही हो। राघव ने सबको चुप रहने का इशारा किया।
खामोशी में वह आवाज और साफ सुनाई देने लगी, टन टन टन, किसी के कदमों की आहट के साथ। वह धातु की आवाज नजदीक आती गई, हर कदम के साथ जोर पकड़ती गई, मानो कोई विशाल लोहे का यंत्र चल रहा हो। टीम के सदस्य दीवार के पीछे दबे हुए थे। आयशा ने अपना मुंह हाथ से ढक लिया। जुबिन की नजरें फैली हुई थीं। कुणाल का टूटा हाथ अब भी दर्द से थरथरा रहा था। तभी सुरंग के अंत से वह रहस्यमय आकृति प्रकट हुई, आधा इंसान, आधा सोने का कवच। उसके शरीर का बायां हिस्सा चमकदार धातु में बदल चुका था, मानो जीवित मूर्ति हो। दाहिने हाथ में भारी तलवार, बाएं में जलती मशाल। उसके चेहरे पर लगा नकाब सोने की पतली परतों से बना था, जिसके अंदर से दो जलते अंगारे सी आंखें टिमटिमा रही थीं। दरवाजे के सामने रुका। उसका सिर धीरे धीरे घूमा, मानो किसी गंध को सूंघ रहा हो, टीम के छिपे होने की जगह की ओर। मीनल ने राघव की बांह दबोची। गोमा राम की सांसें तेज हो गईं। उसने पहली बार डर को अपने चेहरे पर उभरने दिया। रक्षक ने अचानक अपनी तलवार उठाई और दरवाजे पर जोरदार प्रहार किया। धातु की गूंज सुरंग में गूंज उठी। दरवाजे पर कोई खरोंच तक नहीं आई। तभी उसने अपना सिर घुमाया और सीधे उस दीवार की ओर देखने लगा जहां टीम छिपी थी। उसके होंठ हिले। कोई शब्द नहीं, बस एक फुसफुसाहट जैसे पत्थरों के बीच से आ रही हो। तुम्हारा खून या तुम्हारी यादें, करसान किसी एक को लेकर रहेगा। उसने अपनी मशाल आगे बढ़ाई। आग की लपटों ने दीवार पर छिपे टीम के सदस्यों के साए उभार दिए। कुणाल के टूटे हाथ से अचानक एक तीखी चीख निकल गई। आह, मेरा हाथ! उसकी आवाज सुरंग की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। रक्षक का सिर तेजी से उनकी ओर घूमा। उसके सोने के नकाब के अंदर जलते अंगारे और भी तेज हो गए। अचानक उसने अपना भारी ढाल सामने कर लिया और मशाल को हवा में घुमाया। एक ज्वालामुखी की तरह आग के गोले छोड़ने शुरू कर दिए। तुम्हारा खून या तुम्हारी यादें, तुम्हारा खून या तुम्हारी यादें। वह एक ही वाक्य बार बार दोहराता रहा, जैसे कोई टूटा हुआ रिकॉर्ड। हर शब्द के उत्तर सा नए काय आग के गोले छूटते। राघव ने आयशा को एक खंडित तो उसकी कड़ित दीवार के पीछे खींच लिया। नीचे झुक जाओ। एक आग का गोला उनके ऊपर से सीटी बजाता हुआ गुजरा और पीछे की दीवार पर फट गया, पत्थरों को पिघला देता हुआ। गोमाराम जमीन पर लुढ़क गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हम सब यहां मारे जाएंगे, वह चीखता हुआ बोला। यह अजीब सा जीव हमें आग में निगल जाएगा। हम बेकार में यहां आए। मीनल और जुबिन ने एक टूटे हुए पत्थर के स्तंभ के पीछे छिपने की कोशिश की। हर तरफ आग, धुआं और पिघलता हुआ धातु। उनके चेहरों पर मौत का भय साफ झलक रहा था। राघव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके मन में एक ही विचार आया, क्या यही उनका अंत है? क्या करसान उनकी यादों को भी निगल जाएगा, जैसे उसने इतने अन्य लोगों की निगल ली थी? तभी एक अलग ही आवाज गूंजी, कोमल पर दृढ़। रुक जाओ। सभी ने आंखें खोली। सुरंग के दूसरे छोर से एक परिचित आकृति दौड़ती हुई आ रही थी। धीरे उसके हाथ में वही तांबे की चाबी चमक रही थी, जिस पर करसाण का प्रतीक उकेरा हुआ था। रक्षक ने अचानक आग के गोले छोड़ने बंद कर दिए। उसका सिर धीरे 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 की ओर घूमा। धीरी को जीवित देखकर टीम के सदस्यों की आंखों में एक क्षण के लिए उम्मीद की चिंगारी जगी। रक्षक ने अचानक आग के गोले फेंकने बंद कर दिए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। धीरी, पर यह कैसे? आयशा की आवाज तहस कांप गई। उसकी आंखों के सामने वह दृश्य तैर गया जब उसने सोचा था कि धीरी झाड़ियों से गिरकर खाई में जा चुकी है। वह छाया
जो उसे धीरी जैसी दिखी थी। क्या वह सच में धीरी ही थी? धीरी तेजी से भागती हुई टीम के पास पहुंची। उसकी सांसें तेज थीं और चेहरा धूल से सना हुआ। उसने हवा में वह तांबे की चाबी लहराई। करसाण का प्रतीक चमक रहा था। मैंने इसे ढूंढ लिया है। यही वह चाबी है जो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही पीछे एक भयानक धातु की खनखनाहट गूंजी। सभी ने मुड़कर देखा। वह रक्षक अब दरवाजे से जुड़ चुका था। उसका शरीर धीरे धीरे पिघलकर धातु में बदल रहा था, मानो वह स्वयं दरवाजे का हिस्सा बन रहा हो। गोमाराम की आंखें फैल गईं। देखो, वह ताले में बदल रहा है। सचमुच रक्षक का शरीर अब एक विशाल ताले का आकार ले रहा था। उसका सोने का नकाब ताले का मुख्य हिस्सा बन गया, जहां चाबी घुमाने के लिए खांचा था। हाथों की तलवार और ढाल अब ताले के सुरक्षा तंत्र के हिस्से लग रहे थे। राघव ने धीरी की ओर देखा। तुम्हें पता है यह चाबी कैसे काम करती है? धीरी ने सिर हिलाया। नहीं, पर मुझे लगता है यही वह चीज है जिसकी यह जगह मांग रही थी। तभी अचानक पूरी सुरंग कांप उठी। दरवाजे से जुड़ा वह विशाल ताला अब एक भयानक आवाज करने लगा, जैसे कोई प्राचीन यंत्र जाग उठा हो। तुम्हारा खून या तुम्हारी यादें। ताले से अब भी वही शब्द गूंज रहे थे, पर अब वे और भी डरावने लग रहे थे। धीरी की नजर उस कंकाल के हाथ में बंधे तांबे के कड़े पर टिक गई। वह अब जोरों से चमक रहा था, ठीक उसी तरह जैसे उसकी चाबी चमकती थी। ये कड़ा, वह चिल्लाई, इस पर वही निशान है जो चाबी पर हैं। मीनल तुरंत अपनी नोटबुक में दर्ज चिन्हों से मिलान करने लगी। तुम सही कह रही हो, ये दोनों एक ही शैली में बने हैं। गोमाराम ने अचानक अपना सिर पकड़ लिया। हाँ, अब मुझे याद आया। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि करसाण के रक्षकों को ऐसे ही कड़े पहनाए जाते थे। ये कोई साधारण आभूषण नहीं, बल्कि एक चाबी है। राघव ने समझदारी भरी नजरों से कहा, शायद ये कड़ा और धीरी की चाबी दोनों मिलकर ही ताले को खोल सकते हैं। तभी आयशा ने एक अजीब बात नोट की। पर देखो, ये कड़ा कंकाल के हाथ से अब खिसक रहा है, मानो यह अपने आप हटना चाहता हो। सचमुच वह कड़ा अब हड्डियों से नीचे सरक रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। जुबिन ने डरते हुए पूछा, क्या हमें इसे उतार लेना चाहिए या यह कोई चेतावनी है? कुणाल ने सावधानी से कड़े को छुआ। यह गर्म है, पर जलता नहीं। ऐसा लगता है जैसे यह हमें कुछ बताना चाहता है। धीरी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे लगता है इस कड़े और मेरी चाबी को एक साथ ताले में लगाना होगा। शायद तभी दरवाजा खुलेगा। पर सवाल यह था, क्या वे वाकई इस रहस्यमय ताले को खोलना चाहते थे? और अगर उन्हें खून या यादें में से एक चुनना पड़े तो वे क्या चुनेंगे? धीरी की आंखों में अचानक चमक आई। मुझे बाबा की बात याद आ रही है। वह धीमे स्वर में बोली, जो बाहर हैं उन्हें बचाओ, पर जो अंदर हैं उनसे बचो। राघव ने तुरंत कनेक्शन बनाया। मीनल, क्या यह उसी शाप से जुड़ा हो सकता है जिसके बारे में तुमने बताया था? मीनल की आंखें चौड़ी हुईं। हाँ, इसका मतलब है बाहर जो है उसे बचाना है और अंदर जो है उससे बचना है। उसने अपनी नोटबुक खोलते हुए कहा, यहां लिखा है,
शापित भूमि अपने रक्षक को निगल जाती है। धीरी ने तेजी से समझाया, यानी यह रक्षक, वह भी हमारी तरह कोई सामान्य इंसान था जो इस दरवाजे को खोलने के चक्कर में शाप का शिकार हो गया। गोमा राम ने सोने के कवच वाले उस रक्षक की ओर इशारा किया जो अब ताले का हिस्सा बन चुका था। तो इसका मतलब हमें इस रक्षक को बचाना है, पर कैसे? राघव ने दृढ़ता से कहा, शायद इसी ताले को खोलकर। मीनल, तुमने कहा था ना कि रक्त से ही रक्त रुकेगा। हो सकता है हमें अपना खून देकर इस शाप को तोड़ना हो। तभी ताले से एक बार फिर वही रहस्यमय आवाज गूंजी, तुम्हारा खून या तुम्हारी यादें? सभी ने एक दूसरे को देखा। अब पहेली स्पष्ट थी। खून इस शाप को तोड़ने की कीमत चुकाना, शायद अपना रक्त देना, यादें या शाप के अंदर फंसकर अपनी पहचान खो देना, जैसा कि रक्षक के साथ हुआ। गोमाराम ने गंभीर होकर कहा, रक्त की बात है तो हमारे गांव बिठरिया का इतिहास करसाण से जुड़ा है। ये रक्त धीरी या मुझ में से किसी एक को ही देना होगा, पर यादों से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। धीरी ने दृढ़ता से जवाब दिया, मेरे बाबा की यादें इसी जगह से जुड़ी हैं। वो यहां आकर लापता हुए थे। मैं रक्त और यादों दोनों की कीमत चुकाऊंगी। बाकी सब चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। कोई विरोध नहीं किया। धीरी ने हिम्मत जुटाई। उसने कड़ा और चाबी ताले पर लगाया, फिर अपने हाथ में चीरा लगाकर खून ताले पर डाला। तभी अचानक ताला आग की लपटों से दहक उठा। अंदर से एक भयानक आवाज गूंजी, धोखेबाजों का रक्त। लपटें और भी भड़क उठीं। ताला पहले से ज्यादा गर्म हो गया, मानो कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। सब हैरान थे कि यह सब क्या हुआ और अब ताला कैसे खुलेगा। पत्थर के दरवाजे पर जड़ा ताला अजीब था। उस पर नक्काशी जैसी नसें हल्की हल्की धड़क रही थीं, मानो वो जीवित हो और रास्ता रोक रहा हो। राघव ने औजारों से, जुबिन ने लोहे की छड़ से कई वार किए, पर ताला हर चोट को सोख लेता और भी सख्त हो जाता। तभी मीनल चुपचाप आगे बढ़ी। उसकी नजर ताले पर अटक गई, जैसे उसे कोई अदृश्य खिंचाव महसूस हो रहा हो। उसने बिना कुछ कहे अपनी हथेली पर एक हल्का सा कट बनाया और खून की बूंदें ताले पर गिराईं। एक पल के लिए सन्नाटा, फिर ताले की सतह पर फैलती नसें सुनहरी रोशनी में चमकने लगीं। अगले ही पल ताले के बीच से एक तेज धड़ाम की आवाज आई और वो पत्थर के टुकड़ों में बिखर गया। ताले के पीछे एक आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। धूल और साए हटे और धीरी के बाबा सामने खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर राहत थी। धीरी, मेरी बच्ची। धीरी के चेहरे पर हैरानी और खुशी एक साथ। आप यहां इतने सालों से? उन्होंने धीरी को गले लगाया। मैं जिंदा था बेटी, लेकिन शापित। इस दरवाजे का रक्षक बना दिया गया था ताकि कोई भीतर न जा सके। पर आज तुम्हारे साथियों के कारण मैं आजाद हूं। बाकी टीम भी चौंक गई थी। सवाल बहुत थे पर समय कम। बाबा ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, अंदर जो है वो खजाना नहीं, वो एक जाल है जो गलत हाथों में मौत बन सकता है। मेरे साथ चलो, वरना वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा।
पत्थर का दरवाजा टूटते ही धीरी के बाबा ने एक क्षण भी बर्बाद नहीं किया। मेरे पीछे आओ, यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। टीम थकी हुई थी, कुछ घायल, कुछ सदमे में। वो सब बाबा के पीछे पीछे एक संकरे गलियारे से गुजरे, जहां की हवा ठंडी थी लेकिन सांस लेने में भारी लग रही थी। थोड़ी दूर चलते ही एक खुला सा कक्ष सामने आया। दीवारों पर पुराने दीपक जले थे और कोने में रखी टोकरी में सूखी जड़ी बूटियां और पत्थरों के बर्तन। बाबा ने बिना देर किए आयशा और कुणाल के घाव साफ किए, जड़ी बूटी पीसकर लेप बनाया और उन पर बांधा। ये दर्द कम करेगा और खून बहना रुक जाएगा, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। बाकी लोग चुपचाप बैठकर सांसें भर रहे थे। थोड़ा सुकून मिला था, लेकिन हवा में अब भी बेचैनी थी। इसी बीच राघव ने बाबा की ओर देखा। एक बात बताइए, आप यहां कैसे पहुंचे? धीरी के पास ये चाबी कैसे आई? और मीनल, इसका इस जगह से क्या रिश्ता है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये गुत्थी तो आप ही सुलझा सकते हैं। बाबा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में थकान और एक छिपा हुआ डर था। राघव, जो तुम पूछ रहे हो उसका जवाब इस कक्ष की दीवारों से भी पुराना है, लेकिन अगर सुनोगे तो ये कहानी तुम्हें सिर्फ सच नहीं, अपना अंजाम भी दिखा सकती है। धीरी चुपचाप बाबा को देख रही थी। उसके चेहरे पर 1000 सवाल थे, पर वो जानती थी अब जो सुनने वाले हैं वो करसाण का असली चेहरा खोल देगा। बाबा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें जैसे अतीत की धुंध में खो गईं। आज से 7 साल पहले की बात है। उनकी आवाज धीमी थी, पर हर शब्द भारी। उस दिन हेडक्वार्टर से आदेश आया था, एक शिकारी गिरोह को हर हाल में पकड़ना है। ये लोग जानवरों के सींग, खाल और हड्डियों की तस्करी करते थे, हमारे जंगल का खून चूस रहे थे। फॉरेस्ट ऑफिसर ने हमें 4 टीमों में बांटा। मेरी टीम में 3 और लोग थे। हमें आदेश मिला कि बिठरिया के जंगल से करसाण की सीमा तक सर्च करना है। धीरी ध्यान से सुन रही थी। उसकी उंगलियां अनजाने में अपनी मुट्ठी भींच चुकी थीं। हम लोग चलते चलते इस पत्थर के द्वार तक पहुंचे। बाबा की नजर उस दरवाजे की ओर गई, मानो अब भी उसे देख रहे हों। यहीं आखिरी बार हम सब साथ थे, पर तभी द्वार का शाप जाग उठा। उन्होंने कुछ पल रुककर सबकी आंखों में देखा। उस शाप ने मुझे रक्षक बना दिया। मेरा शरीर, मेरा चेहरा, सब बदल गया। और सबसे भयानक बात, उनकी आवाज भर्रा गई, मेरे अपने साथियों को मैंने ही आग में जलाकर भस्म कर दिया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। दीवारों पर जलते दीपक की लौ जैसे ठंडी पड़ गई हो। धीरी के होंठ कांप रहे थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी। बाबा ने आंखें बंद कर लीं। उस दिन से मैं इस द्वार का बंदी हूं, जीता जागता, पर अपने ही पाप का पहरेदार। बाबा, पर आप तो इस जगह के बारे में बहुत पहले से जानते थे ना? आपको कैसे नहीं पता चला कि यह दरवाजा शापित है? वो एक पल रुकी, फिर जैसे अपने भीतर जमा सवाल उगल दिए। और जहां तक मुझे याद है, आपने नक्शे, चिन्ह और बहुत सारी पुरानी चीजें घर पर रखी हुई हैं। तो फिर आपको ये सब पहले क्यों नहीं पता चला? और उसकी आवाज टूट गई। आप मुझे बचाने कैसे आ गए? बाबा चुप थे।
उनकी आंखों में एक गहरी थकान और अपराध बोध का साया था। बाकी सब लोग अब उनकी तरफ देख रहे थे, मानो ये जवाब सिर्फ धीरी का नहीं, सबका इंतजार था। बाबा ने धीरी की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, मुझे इस शाप के बारे में मालूम जरूर था, पर यह नहीं पता था कि ये उस इंसान को अपना गुलाम बना लेता है जो इसे अपना खून देता है। उन्होंने एक गहरी सांस ली, जैसे सालों का बोझ उतरने वाला हो। मैं तुम्हें बचाने इसलिए आ सका क्योंकि रक्षक के पास इस पूरी जगह को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी कोने तक। उनकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। वैसे तो मुझे कुछ याद नहीं कि ये सब कैसे हुआ, मैं रक्षक कैसे बना, पर जो भी हुआ शायद अच्छे के लिए ही हुआ। धीरी चुपचाप बाबा को देख रही थी, उसकी आंखों में डर, राहत और सवाल तीनों एक साथ थे। राघव ने धीरी और उसके बाबा की बात में हल्के से दखल देते हुए पूछा, लेकिन इन सबका मीनल से क्या संबंध है? बाबा ने धीरे से मुड़कर मीनल की तरफ देखा और गंभीर आवाज में बोले, तुम्हारा पूरा नाम और तुम्हारा घर कहाँ है? मीनल ने थोड़ी उलझन में जवाब दिया, मेरा नाम मीनल राठौर है। मेरी फैमिली अजमेर में रहती है। बाबा की आंखों में एक पहचान सी चमक उठी, तो जवाब तुम्हारे सामने ही है बेटा। सबके चेहरों पर सवाल थे। बाबा ने धीरी की तरफ देखा और फिर सबको सुनाते हुए बोले, ये लड़की उस रियासत से ताल्लुक रखती है जो कभी भानगढ़ में शासन करती थी। 2 पीढ़ी पहले जिन लोगों ने इस जगह को बनवाया और शापित किया, वो इसके पूर्वज ही थे। राघव और बाकी सब स्तब्ध रह गए। इसीलिए द्वार ने इनके रक्त को स्वीकार किया। बाबा की आवाज और भारी हो गई। और हमारे रक्त को गद्दारों का रक्त कहा जाता है, क्योंकि हमारे पूर्वज जो कभी करसाण में रहा करते थे और जिन्होंने करसाण और भानगढ़ के बीच का रास्ता बनाया, उन्हीं ने अंग्रेजों को यहां के बारे में बताया था। इसीलिए यह द्वार बिठारिया के रक्त को धोखेबाजों का रक्त कहता है। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। अब ये सिर्फ एक खोज नहीं रही, ये एक पुराना हिसाब चुकाने वाली जगह थी। बाबा के आखिरी शब्द कमरे में गूंज रहे थे। इसीलिए यह द्वार बिठारिया के रक्त को धोखेबाजों का रक्त कहता है। सभी चुप थे। सिर्फ मशाल की लौ की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। तभी जमीन के नीचे से एक भारी सी कंपन महसूस हुई। मीनल के सामने रखी पत्थर की दीवार पर धीरे धीरे एक नया निशान उभरने लगा, वैसा ही जैसा उन्होंने उस पुरानी डायरी में देखा था। राघव ने आगे बढ़कर मशाल उठाई। ये अपने आप कैसे बन रहा है? बाबा का चेहरा एकदम कठोर हो गया। ये निशान तब तक नहीं बनता जब तक वो जाग न जाए। अचानक दूर अंधेरे में से पानी टपकने की आवाज आने लगी, लेकिन वो टपकना नहीं था। वो जैसे किसी के भारी कदम पास आ रहे हों। मीनल ने कांपते हुए पूछा, कौन है वहां? अंधेरे में मशाल की रोशनी बस 1 इंच आगे तक ही पहुंच रही थी और उसी रोशनी के किनारे पर एक लंबा, सूखा और पूरी तरह काले कपड़ों में लिपटा आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखें लाल नहीं बल्कि जलती हुई सुनहरी थीं। बाबा ने बहुत धीमी आवाज में कहा, हम अब अकेले नहीं हैं। आगे क्या होगा जानिए अगले भाग में। बने रहिए
द हिंदी वॉल्ट के साथ